तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 12वीं क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जैसा कि आप लोग को पता है कि पॉलिटिकल साइंस में 2 खंड है, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए में यहाँ पाठ 1 जो है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। यदि वीडियो लंबा नहीं होगा तो एक ही वीडियो में हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो यदि लंबा वीडियो होगा तो इसका एक और पार्ट कर देंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन इसमें ले लेंगे और अगला जो पार्ट होगा उसमें कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। तो यहाँ पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया था। तो इसके निर्माण में जो हम लोग का राष्ट्र है उसके निर्माण में क्या क्या चुनौतियाँ आई उस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो राष्ट्र के निर्माण के मुख्य रूप से चुनौतियों में पहला चुनौती हो गया था कि हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी। इसके अलावा जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हम लोग के देश छोटे छोटे देसी रियासतों में विभक्त है, जिसकी संख्या लगभग 565 मानी जाती है। तो अब किस प्रकार उस सभी देसी रियासतों को एक में किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान तत्काल में ही भारत से अलग हुआ था, तो उसकी स्थिति को देखते हुए कैसे अपने देश की स्थिति को सुधारा जाए, सभी की चुनौतियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो अब हम इस पाठ की महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो देखिए यहाँ से एक और 2 क्वेश्चन बन रहा है कि हमारा देश जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया था। तो कह रहे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहे कि सबकी सहमति की 2 बातें। सभी लोग सहमत हुए कि आखिर क्या भाई कौन सा 2 बात है। सभी लोग सहमत होकर के क्या बात की बोले हैं। तो बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के उपरांत देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि जब हम लोग का देश स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। और दूसरी बात है कि देश की सरकार सबकी भलाई के लिए कार्य करेगी, किसी एक की भलाई के लिए कार्य नहीं करेगी, सबकी भलाई के लिए कार्य करेगी। अगला बात इसमें कहा जा रहा है कि 1947 का वर्ष हिंसा और त्रासदी का वर्ष। जैसे कि आप लोग को पता है, इसे बताए हैं कि 14 अगस्त को हमारा देश जब 14 अगस्त को जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो इससे में ये घोषणा किया गया कि जो लोग रहना चाहते हैं पाकिस्तान में, मुस्लिम लोग वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, जो पाकिस्तान के लोग हिंदू लोग भारत में रहना चाहते हैं तो वो यहाँ रह सकते हैं। तो ऐसे को एक त्रासदी के रूप में देखा गया। कह रहा है कि देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों के विस्थापन से उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याएं हुई, आने जाने की समस्या, खाने पीने की समस्या, बहुत सारी समस्याएं 1947 में हम लोगों को देखने को मिला। कह रहे कि एक ऐतिहासिक दिन लेकिन खुशी और गम का दिन। बिल्कुल ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि हम लोग स्वतंत्र हुए थे, हम लोगों को खुशी था कि हम लोग स्वतंत्र हुए थे, लेकिन हम लोगों में से ही जो मुस्लिम भाई थे हम लोगों से दूर चले गए थे 14 अगस्त को ही। तो ये इस प्रकार देखने एक प्रकार से ये गम ही है। जाने की वजह से
कुछ दो दंगे हुए, आने जाने में जो कठिनाइयाँ हुई, उसको देखते हुए गम की बातें कही जा रही है। देश स्वतंत्रता की प्राप्ति ऐतिहासिक दिन और खुशी का दिन, देश विभाजन के दृष्टि से दुख या गम का दिन। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो जब स्वतंत्र हुआ तो ऐतिहासिक दिन हो गया, जबकि देश का विभाजन दो भागों में हो गया तो उसको दुखी या गम का दिन कहा गया। कह रहा है कि अमृता प्रीतम कह रहे कि पंजाब की महान कवियत्री थी, जिनके जीवन काल 1919 से 2005 तक इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अमृता प्रीतम जो कि पंजाब की महान कवियत्री थी, इनका जीवन काल 1919 से लेकर के 2005 तक रहा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी, दिया गया था। सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान कहा गया है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के महान नेता थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के महान नेता के रूप में सीमांत गांधी को माना जाता है और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्होंने द्विराष्ट्र का जमकर विरोध किया था। जब भारत से अलग होने की बात कही जा रही थी पाकिस्तान का, तो इसमें सीमांत गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान ने विरोध किए थे कि नहीं, दो राष्ट्र नहीं होगा। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है कि आज का बांग्लादेश 1971 ईस्वी में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। जैसे कि आप लोग को पता है कि जब विभाजन की बात आई तो बांग्लादेश भी स्वतंत्र होने की बात करने लगा, तो उसको पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया। तो वो भारत से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय धर्म में अल्पसंख्यक समुदाय। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमानों को यह संज्ञा दी जाती है। 1951 के समय देश की कुल आबादी 12% मुसलमान थे। जैसे कि 1951 की जो जनगणना हुई थी उसमें कुल मिलाकर के 12% मुसलमानों की जनसंख्या थी, मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या 12% थी। महात्मा गांधी की शहादत, कहा जा रहा है कि 31 जनवरी 1948 हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा 3 गोलियां चलाई गई और गांधी जी उसी समय शहीद हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी को किसने गोली मारी, तो नाथूराम विनायक गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ऐसे आएगा तुम आप लोगों के ऑप्शन में। कह रहे कि नाथूराम गोडसे ने 3 गोली महात्मा गांधी पर चलाई थी। कब चलाई थी, तो 31 जनवरी 1948 के दिन। आगे कहा जा रहा है कि रजवाड़ा सीधे ब्रिटिश प्रभुत्व से बाहर वाले वे देसी राज्य, देखिए यहाँ क्लियर कर दिया गया कि 565 थी, जो छोटे बड़े आकार के थे और जिन्होंने ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। तो कहने का मतलब कि जो राजवाड़ा था वो स्वतंत्र था तो वहाँ किसी का शासन था। तो यही कहा जा रहा है कि वो वहाँ अपना शासन था। कह रहे कि वे 4 रियासतें जो अन्य रियासतों की तुलना में भारतीय संघ में शामिल हुई थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये जो 4 थी राजवाड़ा, ये जो स्टार्टिंग में भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी, जिसमें से प्रमुख रूप से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर है। ये लोग भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो इसमें किसी को जनमत संग्रह करके, किसी को सैनिक कार्रवाई करके और किसी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके किया गया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन काल 1875 से 1950 तक रहा। प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महानेता। तो यदि कहा जाए कि देसी रियासतों को, जितने भी देसी रियासत थे, रजवाड़े थे, उसको भारत में मिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो कहा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही वजह से ये सभी देश, सभी रजवाड़े भारत में शामिल हुए। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 ईस्वी में हुआ था। पंजाब राज्य का पुनर्निर्माण 1966 में। 3 राज्य अस्तित्व में आए। पंजाबी भाषाई राज्य पंजाब हुआ था, हिंदी भाषाई राज्य जो हरियाणा था, और हिमाचल प्रदेश। जैसा कि कह रहे हैं कि 1966 में 3 राज्य अस्तित्व में आए। कौन कौन भाई? तो पंजाब, जहाँ मुख्य रूप से पंजाबी बोला जाता था, और हिंदी भाषी जो लोग थे हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश के थे। तो ये रहा हमारे इस पाठ के महत्वपूर्ण सार। जो मुख्य रूप से क्वेश्चन था, उसको, जो पॉइंट था, उसको डील किए। अब हम चर्चा करेंगे टॉप जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा में आने वाला लायक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है, सभी संभावित है, अगले एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए सबको आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आप लोग स्कोर भी अपना देख सकते हैं, ऐसे लिख करके कि 1 का कितना है, 1 का सही हुआ कि नहीं, 2 का गलत हुआ, ऐसे करके आप स्कोर भी अपना कर सकते हैं कि आप लोग का कितना सही हुआ सभी क्वेश्चनों में से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कितने विषय जोड़े गए? जैसा कि आप लोगों को पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें कौन से विषय जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक पर। अगला क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक अधिकार। परंपरागत सुरक्षा नीति में के कौन कौन से तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? और इसमें आगे है कि और इसे हम लेकर के रहेंगे। तो ये है बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक महोदय ने बोले थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? बंदी व्यक्ति जो हैं उसको संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम मात्र की कार्यपालिका
वास्तविक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, अर्थात इनमें से सभी। अगला है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संसद के 3 गो सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उच्च सदन को हम लोग कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। तो कह रहे हैं उच्च सदन की बात यहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? वहीं सीट की संख्या लोकसभा में बिहार के सांसदों की कुल कितनी सीट हैं, सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। तो ये इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ करें कि किस अनुच्छेद के तहत? तो 331 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभापति। विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन। जैसे केंद्र में बताए हैं कि अभी कि केंद्र में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य में भी विधान सभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। तो वहाँ केंद्र में हो जाएगा उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में। केंद्र में हम लोग उच्च सदन को कह देंगे राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा, जबकि यहाँ राज्य में विधान परिषद हो जाएगा उच्च सदन और विधानसभा हो जाएगा निम्न सदन। तो यहाँ विधानसभा की बात कह रहा है, तो ये हो जाएगा उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? विधान परिषद की बात की जा रही है, सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? गण पूर्ति के लिए
कितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता है विधानसभा में? तो इसका राइट हो जाएगा ए। करे कि 10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की। अगला क्वेश्चन है कि एक साल में विधानसभा में कितनी सीटें अधिवेशन आवश्यक हैं? एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? एक साल में कुल कितने अधिवेशन किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 6 महीना पर 2 अधिवेशन होते हैं। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका का सबसे ऊंचा वाला न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, देशों का संघ नहीं, राज्यों का संघ घोषित किया गया। अगला है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज से। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। उलट कर भी कह सकते हैं कि पंचायती राज से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61। राष्ट्रपति का पद हो जाएगा 52वां अनुच्छेद, 52 अनुच्छेद में हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 में। 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का तत्व नहीं है, तो इसका राज्य आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल है राज्य का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश महारानी के तुल्य। ब्रिटिश महारानी के तुल्य है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति। अगला है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर जी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी है, मतलब 552 हो सकती है लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 या अधिक। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी व्हीलर। अगला क्वेश्चन है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। कानून का समान संरक्षण शब्दावली जो है अमेरिका से लिया गया है। लोक लेखा समिति में होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर पर। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र के पास है। केंद्र को है अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 गो। पहले 5 थे, अब 6 कर दिया गया है। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो न्याय के प्रकार की बात कही जा रही है, तो न्याय का प्रकार इनमें से सभी है, यानी कि कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकसभा। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित निवासी। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। जो लोकसभा में जो नेता रहेंगे उसी में से योग्य को देख करके नियुक्त किया जाएगा। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्ड काउंसिलर। ये हो गया 50 क्वेश्चन। तो अगला हम 50 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।